मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी की इससे पहले आप 12 किस्तें सुन चुके हैं। अब 13वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मुझे यहाँ रुक कर पेट्रोल पार्टी का इंतजार करने के बाद आगे जाना था। करीबन आध घंटा तक मैं जमीन से चिपका वहीं लेटा रहा, जब अचानक दूर से आने वाली जीप की आवाज सुनकर मेरे आसाब तन गए थे। तारीकी बढ़ गई थी और दूर की चीजें बिजली की रोशनी न होने की वजह से नजर नहीं आती थी, सिवाय इन बड़ी बड़ी दोहेकल इमारतों के जो यहाँ से कम अज कम 1 फरलांग के फासले पर इस्तादा थीं, और जिनमें से एक इमारत में मुझे दाखिल होकर मालूमात हासिल करना थी। गश्ती पार्टी की जीप मेरे नजदीक आकर ठहर गई। मेरे दिल की धड़कनें अचानक बेकाबू होने लगी। जीप के हुड पर लगी एक ताकतवर सर्च लाइट की रोशनी वहां पड़ने लगी। कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया, मैंने दिल ही दिल में सोचा। हाथ में पकड़े पिस्तौल पर मेरी गिरफ्त और सख्त हो गई। मैंने अपने आप को अच्छी तरह घास में छुपा रखा था और दम साधे जमीन से चिपका हुआ था। रोशनी का हाला मेरे ऊपर ही ऊपर से घूमता हुआ अब आगे की समत बढ़ रहा था। खुदा खुदा करके वो लोग वहां से चले गए। अभी मैं मुश्किल आगे बढ़ने के इरादे से जमीन से उठा ही था कि अचानक मुझे फिर उसी पोजीशन में वापस आना पड़ा। कोई पैदल गश्ती पार्टी उस तरफ आ रही थी। मैं संभल ही नहीं पाया था कि जब 2-3 साए मुझे अपने करीब ही रेंगते दिखाई दिए। जंगली घास में मुख्तलिफ जगह टार्चों की रोशनी पड़ रही थी। ये वो टार्चें थी जो उन लोगों ने हाथों में पकड़ रखी थी। सर्च लाइट से बचना तो मुमकिन था, लेकिन टार्च की रोशनी से बचना मुश्किल। मेरी हथेलियां पसीने में भीग रही थीं। किसी न किसी तरह मैंने पिस्तौल के सेफ्टी केज को खोला और उसे फायर की पोजीशन में करके आने वाले हालात का बेचैनी से इंतजार करने लगा। अचानक मेरा दिल जोर से धड़का। एक लंबा फौजी बूट मेरे मुंह के सामने मौजूद था और पेट्रोल पार्टी का जवान मेरे सर पर टार्च लिए खड़ा था। मेरी तमाम हिस्सियात सिमट कर आंखों में आ गई थी। मैंने बमुश्किल पिस्तौल का रुख लेटे ही लेटे उसके सीने की तरफ कर दिया। एक एक लम्हा कयामत ढहा रहा था। मैं उसी पोजीशन में बेहिस हरकत लेटा रहा। उसे मेरी खुशकिस्मती समझिए या उनकी बेवकूफ़ी कि टार्च बरदार गार्ड मेरे सर पर खड़ा होकर इर्द गिर्द रोशनी डालता रहा, जबकि मैं उससे चंद इंच के फासले पर मौजूद था। फिर मुझे एक और जीप के इंजन की आवाज़ करीब आती हुई सुनाई दी। जीप भी ठीक उसी जगह आकर रुक गई और एक आवाज़ गूंजी, कुछ मिला? नो सर। गालिबन मेरे सर पर मुसल्लत गार्ड ने जवाब दिया था। शट अप, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसे ढूंढो, वो यहीं कहीं छुपा बैठा है। उसके बाद खामोशी छा गई। एक मर्तबा फिर मेरे इर्द गिर्द टार्चों की रोशनी फैलने सिमटने लगी। अब भागते कदमों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी थीं। गालिबन वो लोग चारों तरफ फैल रहे थे। जमीन में छुपे हिसास आलात ने उन्हें मेरी मौजूदगी से खबरदार कर दिया था। एक ही करवट लेटे लेटे अब मुझे उलझन होने लगी थी। फिर अचानक मेरे मुंह से चीख निकलती रह गई। न जाने किस किस्म का कीड़ा था जिसने मेरी टांग पर काटा। मैंने तरबियत के मुताबिक एंटी स्नेक सांपों के काटने से मुदाफत की गोलियां तो निकल रखी थीं, लेकिन इस बात का मुझे इल्म था कि बस औकात ऐसे जहरीले सांप भी होते हैं जिनके जहर का असर रोकने में ये गोलियां नाकाम रहती हैं। दर्द की शिद्दत और जलन को काबू करने के लिए मुझे बार बार अपने होंठ काटने पड़ते थे। खुदा का शुक्र हुआ कि वो कोई सांप नहीं था, जिसका इल्म मुझे बाद में हुआ। अब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर हटते जा रहे थे। अचानक मेरे जहन में आने वाले एक ख्याल ने मुझे लर्जा कर रख दिया। अगर ये लोग कुत्ते ले आए तो? इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया था। यह बात मेरे इल्म में थी कि वो खास नोयत के अहम मकामात पर मुतय्यन गार्ड के पास सुधाए हुए कुत्ते होते हैं जो शिकार को चंद मिनट में ढूंढ लेते हैं और भागने वालों की तिक्का बोटी कर डालते हैं। फिर जैसे मैं खुद ही मुतमईन हो गया। मैंने सोचा अगर ऐसी बात होती तो इस मर्तबा आने वाली जीप में कुत्ता भी होता। गालिबन करीबी खेतों से जंगली जानवर भी बस औकात यहाँ घुस आते होंगे। उनकी आहट का नोटिस लेना खास तौर से इन हालात में जिनसे भारतीय अफवाज आजकल दो चार थी बहुत जरूरी था। फिर मेरी बात की तस्दीक उस गूंजदार आवाज ने कर दी जिसने सबको चिल्लाकर मुझे ढूंढने का हुक्म दिया था। यार कोई जंगली जानवर होगा, ये साले पोस्ट वाले ख्वाब ख्वाब परेशान कर देते हैं। कामन बॉय। उसने अपने मातहतों को हुक्म दिया और थोड़ी देर के बाद ही जीप स्टार्ट होने की आवाज सुनकर मेरी जान में जान आई। करीबन 5 मिनट तक मैं दम सहादे लेटा रहा। इसी असना में मैंने अपनी टांग समेटकर इस बात का जायजा ले लिया था कि मैं भागने के काबिल भी हूँ या नहीं। टांग पर हाथ फेरने से मुझे सूजन का एहसास, लेकिन जलन अब करीबन खत्म हो चुकी थी। लेटे लेटे मैंने 5-6 मरतबा टांग को हिलाया और खुदा का शुक्र अदा किया। अब सिवाय सूजन के बाकी मामला ठीक ही था। मैं बगैर आहट पैदा किए अब उठकर बैठ चुका था। अंधेरे में मेरी आंखें भी अच्छी तरह देखने के काबिल हो गई थीं। मैंने सरसरी नजर उस सड़क पर डाली जिसे पेट्रोलिंग पार्टी इस्तेमाल करती थी। इस बात का अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद कि अब खतरा टल चुका है, मैं अपनी जगह से बड़ी एहतियात के साथ खिसका
उस दरख्त के करीब आ गया, जिसके बाद सड़क को अबूर करके मुझे करीबी वर्कशॉप तक पहुंचना था। वो वर्कशॉप्स की मुख्तलिफ बिल्डिंगें एक दूसरे से थोड़े फासले पर तामीर की गई थीं। जब ही बिल्डिंगों की मुशाबत करीबन एक जैसी थी। उनकी छतों को लोहे के बड़े बड़े शेड बनाकर ढांपा गया था और इन पर गहरा खाकी रंग करके काफ़ी हद तक कैमोफ्लाज भी कर दिया गया था, और वर्कशॉप्स की दीवारें भी खाकी रंग में ही रंगी हुई थीं। सड़क मैंने फुर्ती से अबूर कर ली थी। अब मैं नज़दीकी वर्कशॉप तक पहुंच चुका था। वर्कशॉप के गिरदा गिर्द लगे बल्ब और सर्च लाइटें हंगामी हालात की वजह से करीबन ऑफ थीं। सिर्फ एक दो बल्ब कहीं कहीं जलते नजर आ रहे थे। रात के वक्त हवाई अड्डे की वर्कशॉपें अमूमन बंद हो जाती हैं, लेकिन इमरजेंसी के दौरान कुछ भी मुमकिन था। मैंने एक वर्कशॉप की दीवार के करीब खड़े ट्रक की ओट में खुद को छुपा रखा था। ये बड़े बड़े ट्रक अमूमन ओवरलोडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और वर्कशॉपों के इर्द गिर्द खड़े थे। अब मेरा रुख नज़दीकी वर्कशॉप के टॉयलेट की तरफ था। टॉयलेट में अंधेरा था, सिर्फ एक बाहर का महदूद रोशनी वाला बल्ब रोशन था। मैं बड़ी फुर्ती से ट्रक की ओट से निकला और टॉयलेट में जा घुसा। करीबन 3-4 मिनट के बाद ही मेरे जिस्म से बंधे प्लास्टिक के मजबूत थैले में रखी इंडियन एयरफोर्स पुलिस की वर्दी मेरे पहले से पहने हुए लिबास पर मुंतकिल हो चुकी थी। प्लास्टिक का थैला फ्लश के बाहर रखे कूड़ा क्रिकेट के ड्रम में गायब हो चुका था। हवाई अड्डे का तंजीमी ढांचा गो के खासा मुनज़्ज़म होता है, लेकिन बहुत बड़ी तंजीम होने की वजह से लाख हिफाजती इक़दामात के बावजूद इसमें भी कहीं ना कहीं कोई इस्तादा खला रह जाता है, जहां एक ज़हीन जासूस इसमें दाखिल होने का रास्ता ढूंढ लेता है। मुझे इल्म था कि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की अपनी अपनी हदूद मुतय्यन है और हर ग्रुप के ज़िम्मे अलग अलग फ़राइज़ हैं। अमूमन वर्कशॉपों वगैरह के गिर्द पहरे का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं होता। हालत जंग की अलबत्ता और बात थी, क्योंकि इस वक्त कमांडोज के मुमकिन हमले के पेश नज़र चप्पे चप्पे पर मुसल्ला गार्ड मौजूद रहते हैं। मेरी हासिल करदा इतलात के मुताबिक किसी वर्कशॉप के गिर्द अव्वल तो कोई सिक्योरिटी गार्ड मुकर्रर ही नहीं था। अगर एक आध हुआ भी तो मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैंने अपनी पीकैप खासी झुका रखी थी। पहली नज़र में मेरी शिनाख्त मुमकिन नहीं रही थी। मैं दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था कि शाम से छाए गहरे बादल अब बरस जाएं। कभी कभी 2-4 बूंदें टपकती और सिलसिला बंद हो जाता। अब तो जैसे मुझे यकीन हो चला था कि बारिश नहीं होगी। मैं बज़ाहिर लापरवाह सा टहलता हुआ वर्कशॉप के दरवाजे की तरफ जा रहा था, जब अचानक मेरे नीचे की सांस नीचे और ऊपर की सांस ऊपर रह गई। चंद गज के फासले से एक दूसरी वर्कशॉप की ओर से अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड निकलकर मेरी तरफ आ रहा था। मैंने हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर अचानक कदरे टेढ़े होकर चलना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे वो मेरे करीब आता जा रहा था, मेरे जिस्म में बिजलियां दौड़ने लगी थीं। मेरी ख्वाहिश थी कि वो मुझसे बगैर गुफ्तगू की आगे निकल जाए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता था। उसे मुझसे चंद फुट की दूरी से पुकारा, शेखर। शायद यहाँ किसी शेखर की ड्यूटी थी। इसी असना में मेरे जहन ने एक तजवीज़ सोच रखी थी। अभी उसके मुंह से बामुश्किल शेखर ही निकला था जब मैंने उसके मुखालफ समत मुंह करके आहिस्ता आहिस्ता खांसना शुरू कर दिया। खांसते खांसते मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे को झुकता जा रहा था। आने वाला शायद मेरी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए तेजी से मेरी तरफ आया। उससे अपने करीब महसूस करते ही मैंने फुर्ती से रुख बदला। मेरा जोरदार घुटना उसके पेट के निचले हिस्से पर और जोरदार हाथ उसकी कनपटी पर एक साथ लगे थे। आदमी कमजोर दिल का दिखाई देता था। बेचारों को मुंह से आवाज निकालने की मोहलत भी नसीब न हुई। जमीन बोस होने से पहले वो मेरे मजबूत हाथों की गिरफ्त में आ चुका था। मुझे कुछ न सूझा, उसे भी मैं अपने साथ ही वर्कशॉप में ले आया। वर्कशॉप का बगली दरवाजा खुला ही मिला। बेहोश गार्ड को मैंने एक कोने में लिटाया। उसकी बेहोशी को लंबा करने के लिए मैंने अपनी जेब से एक रुमाल निकालकर उसे सुंघा दिया था। अब 3-4 घंटे से पहले उसके खुद ब खुद होश में आने के इम्कान खत्म हो चुके थे। कोई और उसे जगा देता तो ये अलग बात थी। अंदर हल्की रोशनी के 1-2 बल्ब जल रहे थे। मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक वर्कशॉप में एक जहाज के इंजन के मखसूस हिस्से मुरम्मत या ओवरहालिंग के लिए एक ट्रेलर पर रखे थे। चंद मिनट के बाद ही मैं उनके एक एक पुर्जे को अपने पास मौजूद एक छोटे से ताकतवर कैमरे की मदद से अपनी गिरफ्त में ला चुका था। पुर्जों पर लगे मुख्तलिफ ट्रेडमार्क मेरे ज़हन में समा चुके थे। अभी मैं मुश्किल चंद कदम ही चल पाया था कि अचानक लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। मेरी टांग में जबरदस्त ठेस उठी थी। गालबन जख्म फिर से हरा हो रहा था। डर से बेहाल होकर मैंने करीबी दीवार का सहारा लिया। जरा सुकून मिला तो दोबारा कदम आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन एक मर्तबा फिर मुंह से आने वाली चीख को जब्त करते हुए उसी पोजीशन में वापस आना पड़ा। उफ मेरे खुदाया, क्या इतनी जबरदस्त कामयाबी के बाद मैं एक कैचुए की तरह भारतीय एयरफोर्स के काबू आ जाऊंगा? मैंने सोचा और मेरा दिल टूटने लगा। अचानक पेश आने वाली सूरत हाल ने मुझे रुला दिया। मैं खासा जज्बाती हो चला था जब कुदरत को मुझ पर रहम आया
اور رک رک کر ہونے والی بوندا باندی نے اچانک زوردار بارش کی صورت اختیار کر لی۔ اب کم از کم مجھے اتنا تحفظ تو حاصل تھا کہ بارش کی وجہ سے شاید ہی کوئی اس طرح آتا۔ میرے کپڑے بھیگنے لگے تھے، میں نے دل کڑا کر کے قدم بڑھائے۔ ڈر سے میرا برا حال تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح گھسیٹتے ہوئے میں نے خطرے کی پہلی حد یعنی سڑک عبور کر لی۔ سڑک سے تاروں کی پہلی باڑ تک کا فاصلہ میں نے قریباً کوہنیوں کے بل ہی طے کیا تھا۔ واپسی کا سفر کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر لوہے کی کاردار تاروں میں سے راستہ بنایا اور فاصلہ جو مجھے اپنی تربیت کے مطابق 3 یا 4 منٹ میں عبور کر جانا چاہیے تھا، وہ صدیوں پر محیط نظر آنے لگا۔ خدا کر کے قریباً آدھ گھنٹے بعد کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا میں اس کھیت تک پہنچ گیا جہاں مجھے کپڑوں سے نجات حاصل کرنا تھی۔ میری سانس بری طرح پھولنے لگی تھی، سارا جسم پسینے سے نہا گیا تھا۔ موت کا خوف تھا یا میری قوت ارادی کے درد کا احساس اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ ہنگامی ضرورت کے تحت اپنے پاس پہلے سے موجود اسپرین کی 2 گولیاں نگلنے کے بعد اب قدر افاقہ محسوس ہونے لگا تھا۔ بارش تھم چکی تھی، میں لنگڑاتا ہوا کھیت سے باہر نکلا اور اپنے مقررہ راستے پر چلنے لگا۔ مجھے صبح ہونے سے پہلے یہاں سے بہت دور چلے جانا تھا۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن نے تاریکیوں کے چھٹ جانے کا مزدہ سنایا تو میں نے اندازے کے مطابق اپنی خستہ حالی کے باوجود کم از کم 10 میل کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ میں محفوظ تو ہو چکا تھا، لیکن ٹانگ کی بری حالت تھی، سوجن بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے جلد از جلد کسی ڈاکٹر تک پہنچنا تھا۔ ایک لاری میں مشکل میں لدھیانہ پہنچا۔ دوران سفر میں نے زبردستی اپنے آپ کو نارمل رکھا۔ لدھیانہ اڈے کی بجائے شہر سے باہر اتر گیا تھا۔ اب میرا رخ ایک مقامی ڈاکٹر کی دکان کی طرف تھا جس سے میرا تعارف پرکاش نے کروایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی کلینک جانے کی تیاری کر رہے تھے جب میں ان سے ٹکرا گیا۔ انہوں نے مجھے پہچانتے ہوئے خصوصی توجہ اور کمال مہربانی سے مجھے دیکھا۔ کمال ہے، سوجن اتنی زیادہ کیسے ہو گئی؟ شاید کسی ٹھوئے نے کاٹا ہے، انہوں نے میری سوجی ہوئی ٹانگ پر انگلیاں بجاتے ہوئے کہا۔ جناب، اصل میں کل رات ایک جگہ پیشاب کرتے ہوئے کسی کیڑے نے کاٹ لیا تھا۔ اس وقت تو کچھ محسوس نہ ہوا، اب صبح سے درد ہونے لگا ہے۔ میں نے صفائی پیش کی تو یوں کہو نا، بے احتیاطی کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے 2 انجیکشن لگائے، ٹانگ پر معمولی سی نشترزنی کے بعد پٹی باندھ دی، دوائیوں کی ایک فہرست لکھ کر مجھے تھما دی اور فیس لے کر چلتا بنا۔ ایک رکشے میں پہلے میں اسٹیشن پہنچا جہاں ایک لاکر میں اپنی ضروری اشیاء محفوظ کیں اور دوبارہ رکشہ کے ذریعے پرکاش کے پاس جا پہنچا۔ میری حالت دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ پہلے یہ لاؤ، پھر دوسری بات کرنا۔ میں نے دوائیوں کا نسخہ اسے تھما دیا۔ پرکاش اگلی بات کرنے سے پہلے بھاگا باہر گیا۔ اس کی واپسی چند منٹ کے بعد ہی ہو گئی تھی۔ اسی اثناء میں اسے میں نے مطمئن کرنے کے لیے ایک شاندار کہانی گھڑ لی تھی۔ پرکاش مطمئن ہو گیا۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ گھر میں کسی کو اس حادثے کی اطلاع نہ دے۔ میں انہیں خواہ مخواہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پرکاش نے میری درخواست اس شرط پر مان لی کہ میں کم از کم 1 مہینہ کہیں نہیں جاؤں گا۔ بڑی کڑی شرط لگائی تھی اس نے۔ 3 دن میں نے بیماری کی حالت میں گزارے۔ ٹانگ کی سوجن نے بخار کی کیفیت پیدا کر دی تھی، پھر بخار شدت اختیار کرنے لگا، لیکن میں نے بڑے جبر سے اپنی حالت کو پرکاش کے سامنے بظاہر نارمل بنائے رکھا۔ مجھے تشویش تھی کہ وہ گھبرا کر کہیں بابو جی کو اطلاع نہ کر دے۔ تیسرے دن میری حالت خاصی سنبھل گئی، اب مجھے چلنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ صحت یاب ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنے مال کی فکر کی اور اسے محفوظ ہاتھوں کے ذریعے اپنے ملک میں پہنچا دیا۔ 5ویں روز جب میں اچھی طرح چلنے کے قابل ہو گیا تو میں نے رائے کوٹ کو رکھتے سفر باندھا۔ پرکاش کام کی زیادتی کی وجہ سے لدھیانہ ہی میں رہ گیا تھا۔ ہفتے کا دن تھا۔ میں نے سوچا اگلے روز چھٹی ہے، پونم سے بھی ملاقات رہے گی۔ میرا ارادہ اس مرتبہ سوامی جی کو چیک کرنے کا تھا کہ آخر یہ مہاتما ہے کیا بلا۔ بابو جی سے نکسل باڑیوں کے روابط بھی مد نظر تھے، کیونکہ زیر زمین چلنے والی تحریکیں کسی ملک کی سیاست میں کیا کردار ادا کرتی ہیں مجھے اس کا بخوبی اندازہ تھا۔ ذاتی طور پر مجھے خود بھی خواہش رہی تھی کہ میں ان لوگوں کو قریب سے کام کرتے ہوئے دیکھوں جو ایک لمبے عرصے سے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔